नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक स्टडी अड्डा में। इस वीडियो में हम साइंस के फिजिक्स के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट, सुपर टेट या साइंस जूनियर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं साइंस के लिए, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम एक एक वीडियोज़ में क्या है, टॉपिक वाइज टॉपिक्स कंटेंट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, अगर पूरी की पूरी आपको तैयारी अच्छे से करनी है साइंस की, तो प्लेलिस्ट आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी वीडियोस भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। और मैं हर वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इसके साथ के साथ रिवीजन के लिए आपको हेल्प भी मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति यानी कि पावर, पावर की यूनिट क्या है? तो पावर की एसआई यूनिट क्या है? वॉट होती है। पावर की एसआई यूनिट वॉट होती है। इसे जूल पर सेकंड भी कहते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम। जहां पे वर्क है, वर्क की यूनिट होती है जूल और टाइम की यूनिट लेते हैं हम सेकेंड। तो ये इस हिसाब से क्या बन गया? ये जूल पर सेकेंड। तो पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम होता है, यूनिट होती है जूल पर सेकेंड और यूनिट इसकी वॉट मानी जाती है, एसआई। ठीक है, नेक्स्ट है, बल का मात्रक क्या है? बल यानी कि फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या है? तो फोर्स की यूनिट एसआई यूनिट न्यूटन है। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है। फोर्स बराबर क्या होता है? एम इंटू ए, एम इंटू ए। फोर्स बराबर एम इंटू ए, जहां पे एम क्या है? द्रव्यमान, और ए क्या है? त्वरण यानी कि एसेलरेशन, मास इंटू एसेलरेशन। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है? सीजीएस में क्या होती है? डाइन, डाइन भी यूनिट फोर्स की होती है। और यूनिट की बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर है ये, केजी, केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर पर स्क्वायर। ठीक है ना, केजी तो मीटर की हो गई और मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसेलरेशन की हो गई। तो इस तरह से ये यूनिट बन गई है। ठीक है, अगर इसकी क्या हम डायमेंशन की बात करें, तो डायमेंशन की बात करें तो इसका होता है ML_T-2। अगर हम डायमेंशन की बात करें, फोर्स की जो डायमेंशन है वो होती है ML_T-2। ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य यानी कि वर्क, वर्क का मात्रक क्या होता है? जूल। वर्क का मात्रक जूल होता है। इसे संक्षेप में जे से निरूपित किया जाता है। अगर किसी वस्तु पर F बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में d दूरी पर विस्थापित हो जाए तो कार्य क्या होगा? W बराबर F इंटू डी, या W बराबर Fs, जहां पर F हमारा बल है और S क्या है? हमारा विस्थापन। ठीक है ना, W बराबर F इंटू डी होता है। जहां पर अगर मान लो छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाए कि फोर्स इतना दे रखा है, डायमेंशन की जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, कुछ दे रखा है, तो इंटू कर देंगे तो हमें वर्क डन मिल जाएगा और यूनिट क्या होगी? जूल होगी। ठीक है, इसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं, अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 2 मीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट खिसक गया है, तो 10 इंटू 2 यानी कि 20 जूल, 20 जूल हमारा वर्क डन होगा। ठीक है ना, 20 जूल हमारा वर्क डन होगा, F इंटू डी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की इकाई क्या होती है? चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होती है। ओम मीटर क्या यूनिट होती है? ओम मीटर। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? रो से डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? सॉरी, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। एक वर्ष में जितना जो सनलाइट है, लाइट जो ना ट्रेवल करता है, उसको हम प्रकाश वर्ष मानते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष की लंबाई, प्रकाश वर्ष लंबाई की इकाई है जिसका उपयोग खगोलीय दूरी और 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर यानी कि 9.46 की वैल्यू को याद कर लें आप, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, इतना किलोमीटर होता है। ठीक है ना, ये ज़्यादा लंबे लंबे डिस्टेंस के लिए क्या है? लाइट ईयर यूज किया जाती है यूनिट। तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। ठीक है ना, ईयर को समझ के ये नहीं कि हम टाइम मान लें, लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट होती है। और एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। अगर मीटर में पूछे तो 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, यानी 10⁻15 मीटर हो जाता। ठीक है ना, नेक्स्ट है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है, PARSEC। पारसेक क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है।
और एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो 3.26, ठीक है ना। एक पारसेक बराबर अगर हम माने तो ये है 30.857 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या अगर हम इसमें 3 और बढ़ा दें तो ये इतना मीटर हो गया। तो एक पारसेक में 30.857 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं एक पारसेक में, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन क्या है, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक माइक्रोन में कितना होता है, एक पारसेक में कितना होता है, ठीक है ना, एक लाइट ईयर में कितनी वैल्यू होती है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप इसका रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। और साथ के साथ वीडियो को एक बार देखेंगे तो सुन के काफ़ी चीज़ें याद हो भी जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं? तो 1 सेंटीमीटर में 0.39। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा गया है कि 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं, तो 0.39 इंच, ठीक है। 1 फुट में कितने मीटर होते हैं? 1 फुट में 0.305 मीटर, 0.305 मीटर 1 फुट में मीटर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर, nm से डिनोट किया जाता है शॉर्ट में। 1 nm बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम भी आता है, एंगस्ट्रॉम होता है, उसमें होता है 10⁻⁻10 मीटर, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर विद्युत धारा की, एम्पियर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट किया जाता है? आई से। आई बराबर क्या होता है? V/R, ठीक है। V वोल्टेज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और R क्या है? रेजिस्टेंस हो गया, प्रतिरोधकता हो गया। तो I बराबर V/R। I की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, ठीक है। विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? एमीमीटर। एमीमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे विद्युत धारा की वैल्यू को पता किया जाता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की उपस्थिति को पता करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। देखो, अगर क्या है, किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तो गैल्वेनोमीटर से पता किया जाता है। और उसकी अगर वैल्यू निकालनी है कि कितना फ्लो कर रहा है, वो पता करेंगे एमीमीटर की मदद से, ठीक है। एक इसमें क्वेश्चन और बनता है कि एमीमीटर को हमेशा किसी भी सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है। किसी भी सर्किट में एमीमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? 10⁻6, ठीक है। 1 मेगावाट में 10⁻6 वाट होते हैं, ठीक है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पल्स, आवेग। इम्पल्स की इकाई क्या होती है? इम्पल्स की इकाई, तो आवेग होता क्या है? पहले, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहा जाता है। आवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकेंड है, ठीक है। F/T, फोर्स हमारा न्यूटन हो गया, टाइम को हम सेकंड में लेंगे तो न्यूटन सेकंड, ठीक है। तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है, ठीक है। तो आवेग क्या है? काफ़ी बड़ा मात्रा का बल अगर छोटे समय के लिए कार्य करता है तो जो फोर्स इनटू टाइम होता है उसे इम्पल्स कहा जाता है, आवेग कहा जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। त्वरण यानी कि एसेलरेशन की इकाई क्या होती है? एसेलरेशन किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसकी जो दर है उसको त्वरण कहा जाता है। और इसकी जो मात्रक है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और यह एक सदिश राशि है। एसेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव प्लस का भी, नेगेटिव वाले एसेलरेशन को कहते हैं रिटार्डेशन। नेगेटिव वाले एसेलरेशन को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रेशर, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक क्या है? पहले देख लें दाब के बारे में। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। इसकी यूनिट न्यूटन
प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होती है। दाब की और भी इकाई प्रचलित हैं। दाब एक अदिश राशि है, ठीक है। तो देखो प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, अगर यूनिट एरिया हो, अगर एरिया को मैं 1 मान लूं, एरिया को मैं 1 मान लूं, तो पी और एफ बराबर हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर में जितना फोर्स लगा रहा है वो प्रेशर होता है, वो हमारा प्रेशर होता है, ठीक है। दाब की जो ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल किसकी इकाई है, नॉटिकल मील किसकी इकाई है, नॉटिकल मील या समुद्री मील लंबाई की इकाई है, लंबाई की इकाई, ठीक है। और इसमें क्या एक मैं पूछता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो एक नॉटिकल मील में 1.85 किलोमीटर होते हैं। तो नॉटिकल मील किसकी दूरी है, ये किसकी मतलब किसकी इकाई है, दूरी की, डिस्टेंस की है। और इसकी में एक नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, 1.85 किलोमीटर होते हैं। नेक्स्ट है कैलोरी किसकी इकाई होती है, तो कैलोरी हीट की इकाई होती है, हीट की यूनिट होती है ऊष्मा की, हीट की यूनिट कैलोरी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं ऊर्जा की इकाई क्या होती है, ऊर्जा की इकाई जूल होती है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, ठीक है। मैक किसकी इकाई होती है, उच्च वेग की, उच्च वेग की यूनिट क्या होती है, मैक, ठीक है। सेल्सियस किसका मात्रक है, ताप माने का, टेम्परेचर, टेम्परेचर नापने का यूनिट क्या है, सेल्सियस है, सेल्सियस है। और टेम्परेचर को हम केल्विन में भी नापते हैं, ठीक है। अगर हम किसी मान लो 0 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर दे रखा है और इसमें हम 273 ऐड कर दें, ठीक है, तो हमें क्या है आंसर केल्विन में मिल जाता है, या वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हमें टेम्परेचर सेल्सियस में दे रखा हो, उसमें अगर हम 273 ऐड कर दें तो आंसर हमारा केल्विन में आएगा। नेक्स्ट है डेसिबल किसकी इकाई है, तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, डेसिबल किसकी इकाई है, ध्वनि की तीव्रता की, ठीक है। आगे देख लेते हैं 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, तो 1 माइक्रोन में 10⁻⁻⁶, ठीक है, मीटर। अगर मिलीमीटर की बात करें तो -3, और अगर सेंटीमीटर की बात करें तो -4। तो 10 की, ये क्वेश्चन पूछा भी क्या है, तो 10⁻⁻6 मीटर बराबर होता है 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन इस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है, माइक्रोमीटर 10⁻⁻6। अगर मिलीमीटर की बात करें तो मिलीमीटर में आ जाएगा 10⁻⁻3, ठीक है। अगर सेंटीमीटर की पूछे तो सेंटीमीटर आएगा 10⁻⁻4, ठीक है ना। ये क्या है, सेंटीमीटर, ये है मिलीमीटर। तो 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होता है। ये पिछली बार की सुपर टेट में भी पूछा गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻⁻12, 10⁻⁻12, ठीक है। 10⁻⁻12 में किसके बराबर है, 1 पिकोमीटर के। और एक नैनोमीटर पूछे तो नैनोमीटर तो 10⁻⁹, ठीक है, ये आपको पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या होती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई बार या पास्कल होती है, बार या पास्कल। वायुमंडलीय दाब को किस में मापा जाता है, किससे नापा जाता है, तो बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो 1 बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल होता है, ठीक है। ये ज़्यादातर जो क्रूड ऑयल है उसको नापने के लिए ये यूनिट यूज़ किया जाती है। तो 1 बैरल में 159 लीटर होते हैं। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है, डॉप्सन यूनिट। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डॉप्सन यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है क्यूसेक किसकी इकाई है, तो क्यूसेक पानी के बहाव की इकाई है, पानी के बहाव की जो मात्रा है उसको नापते हैं क्यूसेक में, ठीक है। और यह बहाव के बारे में बात करें तो 28.3168 लीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। 1 क्यूसेक बराबर 28.31 लीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है एल्टीमीटर से क्या नापते हैं, तो एल्टीमीटर से ऊंचाई नापने के लिए ये यूज़ किया जाता है इंस्ट्रूमेंट। तो एल्टीमीटर ALT से हम एल्टीट्यूड भी जानते हैं, तो एल्टीट्यूड के लिए क्या यूज़ किया जाता है, एल्टीमीटर, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट भी काफ़ी पूछे जाते हैं कि फलाना इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ में यूज़ होता है।
नेक्स्ट है एनीमोमीटर क्या नापने में प्रयोग होता है? तो एनीमोमीटर ये इससे वायु का बल गति को मापा जा सकता है, वायु का बल और गति को मापा जा सकता है। नेक्स्ट है एमीमीटर क्या नापने में प्रयोग होता है? तो एमीमीटर विद्युत धारा को नापने में प्रयोग किया जाता है, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। बैरोमीटर क्या नाप में प्रयोग होता है? वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय दबाव, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है ओडोमीटर क्या नापने में प्रयोग होता है? तो ओडोमीटर पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, जैसे हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहे हैं तो डिस्टेंस जो शो करता है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ओडोमीटर। कैलोरीमीटर क्या नापने में प्रयोग होता है? तो ऊष्मा। कैलोरीमीटर, कैलोरी किसकी इकाई होती है? ऊष्मा की, तो कैलोरीमीटर से क्या नापेंगे? ऊष्मा, ठीक है। नेक्स्ट है कम्यूटेटर किसके लिए प्रयोग होता है? तो कम्यूटेटर विद्युत धारा की दिशा बदलने के काम आती है, ठीक है। नेक्स्ट है रेक्टिफायर किसके लिए प्रयोग होता है? तो एसी यानी कि अल्टरनेट करंट को डीसी डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, ठीक है। रेक्टिफायर को एसी से, रेक्टिफायर को एसी से डीसी में परिवर्तित करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर किसके लिए प्रयोग होता है? ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए। ऑडियोमीटर किसके लिए प्रयोग होता है? ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर किसके लिए नापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर एक मौसम का यंत्र है जिसका प्रयोग वातावरण में आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी नापने के लिए किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल वातावरण में मौजूद ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता को नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रो, पहला हाइग्रो था, अब हाइड्रो है। हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग केवल द्रव का आपेक्षिक यानी कि रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए किया जाता है। आपेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी का पता लगाने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है फैथोमीटर। फैथोमीटर से क्या नापते हैं? फैथोमीटर से समुद्र की गहराई नापते हैं। समुद्र की गहराई नापने के लिए फैथोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर किसके लिए प्रयोग होता है? तो लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए, दूध की शुद्धता नापने के लिए लैक्टोमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर का प्रयोग किसके लिए होता है? गैस का दाब नापने के लिए, गैस का प्रेशर नापने के लिए। नेक्स्ट है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? सोनार का। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सोनार में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग होता है? तो सोनार में पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल होता है, ठीक है, पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है टैक्योमीटर। टैक्योमीटर से क्या मापा जा सकता है? तो टैक्योमीटर क्या है? एक मोटर या अन्य मशीन के रूप में एक शाफ्ट या डिस्क की रोटेशन गति को नापने वाला एक यंत्र है टैक्योमीटर। टैक्योमीटर से क्या नापते हैं? किसी मोटर या मशीन की जो शाफ्ट या डिस्क होती है इसकी जो रोटेशन है उसकी स्पीड नापने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अत्यधिक उच्च ताप के लिए, काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर अगर नापना हो तो पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसे विकिरण तापमापी भी कहा जाता है, इसे विकिरण तापमापी भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑप्शन दे रखा होगा तो हम पूछेगा इसमें से कौन सा विकिरण तापमापी है? तो क्या होता है? पायरोमीटर। नेक्स्ट है सौर विकिरण को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? पायरेनोमीटर या पायरिलियोमीटर, ठीक है, पायरेनोमीटर या पायरहीलियोमीटर, ठीक है ना। सौर विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन को नापने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बैरोमीटर में किस द्रव्य का प्रयोग होता है? तो बैरोमीटर के अंदर किस लिक्विड का प्रयोग होता है? तो बैरोमीटर के अंदर, पहले बैरोमीटर से जान लें, बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेयर का दबाव नापते हैं और एटमॉस्फेयर को मापने के लिए, वायु दाब को नापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। पानी भी हो सकता है, हवा भी है और पारा भी, ठीक है। तो पानी और पारा, अगर हम द्रव्य की बात करें तो क्या है? पानी और पारा दोनों भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लक्स मीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए।
ठीक है। नेक्स्ट है रिक्टर पैमाने का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो रिक्टर पैमाने का प्रयोग भूकंपीय लहरों का आयाम नापने के लिए, भूकंपीय लहरों का आयाम नापने के लिए रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है स्पिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किस लिए आता है? रक्तचाप मापने के लिए, यानी कि ब्लड प्रेशर। स्पिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्लड चाप यानी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। नेक्स्ट है फोनोमीटर। फोनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति मापन के लिए। ठीक है, फोनोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सीस्मोग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। सीस्मोग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। नेक्स्ट है गीगर काउंटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गीगर काउंटर, तो पूरा नाम क्या है इसका? गीगर मूलर काउंटर। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है। इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल की विकिरण को मापते हैं गीगर काउंटर इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। झूठ का पता लगाने के लिए, झूठ का यानी कि झूठ पकड़ने के लिए जो पुलिस वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट यूज करती हैं उसे कहते हैं पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ, ठीक है, पॉलीग्राफ एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसकी खोज जॉन अगस्तम लार्सन 1921 में इन्होंने की थी। ठीक है, तो पॉलीग्राफ की मदद से झूठ पकड़ने का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीकरण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ पर घर्षण बल कम होता है। हम जो किसी रोड पे या सरफेस से किसी सरफेस पे चलते हैं तो उसमें क्या है, अपने आप में एक फ्रिक्शन होता है नीचे की सरफेस से, जो कि जिसकी मदद से हम चल पाते हैं। जितनी ज़्यादा चिकनी सरफेस होती जाएगी उतना फ्रिक्शन कम होता जाएगा, उतना ही चलना मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जैसे ही गाड़ी चलना शुरू होती है यात्री के सिर पीछे की तरफ झुक जाते हैं, यानी एक तरफ से पीछे की तरफ झटका लगता है। तो ये इस कारण क्या है? ठीक है, इसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया क्या होता है? जड़त्व। ठीक है ना, इनर्शिया क्या है? किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, खासियत होती है, जिससे क्या है उसमें की अवस्था में थोड़ा सा भी बदलाव लाएं तो उसमें क्या है, एक चेंज आने के लिए अपोजिट होता है, अपोजिट फोर्स लगता है एक तरह से। मान लो पहले बॉडी रेस्ट में थी और अचानक चल जाए, अचानक जैसे गाड़ी चल जाए तो पीछे की तरफ झटका लगता है, और अचानक से ब्रेक लग जाए तो हम आगे तरफ झुकते हैं। तो ये सब क्या है? इनर्शिया की वजह से होता है, जड़त्व की वजह से होता है। और जड़त्व किस पर निर्भर करता है? बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है गति को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 गुना हो जाए। कैसे? फॉर्मूला इसका होता है गतिज ऊर्जा का यानी कि काइनेटिक एनर्जी का के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? गति को दुगुना यानी कि वेलोसिटी को दुगुना कर दूं, यानी कि v को दुगुना कर दूं, और v क्या है? स्क्वायर। तो v को मैं जो भी करूंगा तो उसके स्क्वायर टाइम यानी कि वर्ग के गुना के टाइम्स क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर असर पड़ेगा। यानी कि अगर मैं वेलोसिटी को दुगुना कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना, अगर वेलोसिटी को 3 गुना कर दूं तो 9 गुना, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी में अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान के हिसाब से मैंने फॉर्मूला क्या बताया अभी? के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो मास के ऊपर कोई पावर वगैरह नहीं लग रही, तो जितने गुना मैं मास करूंगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी पर असर पड़ेगा। जैसे अगर मान लो v के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दे रही कि v को में हम कितने गुना कर रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ रहा। तो हम सिर्फ मास के हिसाब से बात करें तो मास जितने गुना होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी कम बढ़ती होगी। अगर दुगुना हो गया मास तो काइनेटिक एनर्जी भी दुगनी। ठीक है, अगर आधी हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी आधी हो जाती है। नेक्स्ट है यदि 2 वस्तुओं का द्रव्यमान समान है और गति का अनुपात 2:3 है तो गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो देखो फॉर्मूला, अगर अनुपात की बात करें तो गतिज ऊर्जा का तो कितना होता है फॉर्मूला? के 1/ke2। अनुपात की बात कर रहा है, ke1/ke2 बराबर हाफ
मास सेम है तो हाफ एम वी वन स्क्वायर, मास तो सेम है दोनों का, इसलिए मैंने मास को दोनों में एम एम ही यूज़ कर रहा हूँ, हाफ एम वी टू स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो हम यहाँ बात करें तो हाफ एम पूरा से हाफ एम पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा वी वन स्क्वायर अपॉन वी टू स्क्वायर, और वी वन और वी टू का अनुपात कितना दे रखा है 2 और 3, तो स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4:9 आ जाएगा, 4:9 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मास मास तो सेम है, मास मास अगर सेम है तो अगर वेलोसिटी का रेशियो दे रखा हो तो वेलोसिटी में आपको बताया कि वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर काइनेटिक एनर्जी होती है, वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना, वेलोसिटी 2:3 है तो काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर टाइप हो गई, यानी कि 4 और 9 हो गई। अगर इसी का उल्टा दे रखा होता कि अगर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दे रखा है और वेलोसिटी का पूछा है तो वो वर्गमूल हो जाएगा, वो उसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि मैं अभी इस क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा कि हमें काइनेटिक एनर्जी का अनुपात दे रखा है 4:9, 4:9 हमें अनुपात दे रखा है गतिज ऊर्जा का, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का। तो हमसे किसका पूछा अनुपात, गति का पूछा। तो मैंने आपको बताया कि अगर हमें वेलोसिटी का अनुपात दे रखा है तो स्क्वायर कर देंगे, और अगर काइनेटिक एनर्जी का अनुपात दे रखा है तो वर्गमूल कर देंगे। तो 4:9 का वर्गमूल कितना हो गया 2:3, 2:3। ठीक है, नेक्स्ट है 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं 1 किलोवाट आवर में। यदि मोमेंटम को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 4 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी हाल फिलहाल में पूछा गया है कि अगर मोमेंटम को दुगना कर दिया जाए, ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बटे 2m, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ये रिलेशन होता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बटे 2m। अगर p को मैं दोगुना कर दूं तो पी स्क्वायर यानी कि 4 गुना हो गया, अगर p को मैं 3 गुना कर दूं तो 3 स्क्वायर 9 गुना हो गया। तो जो भी इसमें मोमेंटम पे असर पड़ेगा उसका स्क्वायर टाइम्स अंतर पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी पे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बटे 2m। p क्या है हमारा यहाँ पर मोमेंटम, और m क्या है हमारा यहाँ पर मास, द्रव्यमान। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो देखो द्रव्यमान p बराबर क्या होता है mv, और p बटे v कर दूं तो क्या आएगा m। ठीक है, तो वही तो पूछा था हमसे कि संवेग और वेग का अनुपात कितना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी वस्तु पर लगाया गया बल किसका गुणनफल होता है। तो F बराबर m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटेशन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इससे अधिक वेग रखने पर कोई भी यान हमारा ग्रह छोड़कर सौर मंडल के दूसरे ग्रह की ओर जा सकता है। ठीक है, तो पृथ्वी छोड़ने के लिए जो कम से कम स्पीड चाहिए वो पलायन वेग कहलाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के लिए कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा के लिए क्या है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है ना, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कहाँ पर सर्वाधिक होता है, यानी कि एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज़्यादा ध्रुव पे होती है, यानी कि पोल्स पर। पोल्स पर क्या है छोटा जी जो वैल्यू होती है, वैल्यू जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू कितने लेते हैं हम पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू मैक्सिमम है वो कहाँ पर होती है, मैक्सिमम होती है पोल्स पर। ठीक है, और न्यूनतम कहाँ पे होती है इक्वेटर पे, यानी विषुवत रेखा पर। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़े कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जी के मान में परिवर्तन, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे पर जाने पर जी का मान घटता है। जी का मान महत्तम यानी कि सबसे मैक्सिमम कहाँ पर होता है पोल्स पर, ध्रुव पर, और न्यूनतम मान कहाँ पर होता है इक्वेटर पर। पृथ्वी की ग्रहण गति यानी कि रोटेशन गति अगर बढ़ जाए तो जी का मान क्या है कम हो जाएगा। पृथ्वी की ग्रहण गति यानी कि रोटेशन स्पीड अगर घट जाए तो जी का मान बढ़ जाता है। ठीक है, लास्ट इसमें है
यदि पृथ्वी अपने वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी हुई वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, अगर 17 टाइम्स स्पीड बढ़ जाए तो क्या है, जो भूमध्य रेखा पर जो रखी हुई वस्तु है उसका भार शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि स्पीड बढ़ाने से क्या है, जी का मान कम होता है ना, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जाए, यानी कि एक्सेलरेशन के साथ लिफ्ट अगर ऊपर जाए तो व्यक्ति के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें यह है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, उसका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, यानी कि बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। और जब लिफ्ट नीचे की ओर आएगी तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है ना, अगर नीचे की तरफ आ रही है तो हमारा मास क्या है, कम नजर आएगा, हमें कम फील होगा, और अगर ऊपर आती है तो मास बढ़ा हुआ फील होता है। ठीक है, इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट और 2 पॉइंट और देख लेते हैं। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी कि कोई अगर एक्सेलरेशन नहीं है, त्वरण नहीं है लिफ्ट को ऊपर जाने में या नीचे जाने में, तो कोई चेंज नहीं फील होता वजन में। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति, ठीक है, नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य हो जाता है, यही भारहीनता होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिफ्ट में किस स्थिति में क्या है, हमारा जो वजन है शून्य महसूस होता है। तो अगर ये मान लो हम बिल्कुल फ्री फॉल कर रहे हों, लिफ्ट की डोरी वाली टूट जाए तो बिल्कुल अपने वजन के हिसाब से, जी के हिसाब से नीचे गिरेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग कितने होती है। तो पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इतनी स्पीड से ही ट्रेवल करेगा, तभी वो पूरी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने उपग्रह का पर परिक्रमण काल कितना होता है। तो पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है, यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ जो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं इतने तेज घूमते हैं कि वो 1 घंटा 24 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेते हैं। नेक्स्ट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती हैं, ये भूस्थायी उपग्रह क्या होते हैं। तो ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी के परिक्रमा करते हैं तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल 24 घंटे के बराबर होता है, भूस्थायी उपग्रह कहलाते हैं। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करते हैं। तो ये डिस्टेंस पूछा जाता है कि कितने डिस्टेंस पे पाए जाते हैं, 36,000 किलोमीटर के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कक्षीय वेग कुल कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए इस तरह की अपनी कक्षा को छोड़कर वो पलायन कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर आंसर आप देखें तो इसका आंसर 41% है, 41% है। ठीक है ना, 41% अगर हम स्पीड बढ़ा दें तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा। ठीक है ना, 41% का आप याद कर लें, 41%। ठीक है, आगे देख लेते हैं, गुरुत्व जनित त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान कितना होता है। मैंने आपको बताया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। तो किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर G m1m2 बटे R स्क्वायर, F बराबर G m1m2 बटे R स्क्वायर, m1m2 बटे R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, G हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1m2 क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका ये मास है। ठीक है, आर स्क्वायर क्या है, उनके बीच की दूरी है। तो जो मैंने डेफिनेशन बताया इसमें क्या रखा है कि m1 m2 दोनों द्रव्यमान है, उनका तो गुणनफल के तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है,
दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के, ठीक है। जो कैपिटल जी है इसकी वैल्यू पूछी जाती है, इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, बैटरी किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बैटरी के अंदर केमिकल होता है, केमिकल से वो क्या बनाती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। सेकंड लोलक यानी कि सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड कितना होता है? तो 2 सेकंड, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो सेकंड पेंडुलम है उसका आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। यदि पृथ्वी से सूर्य की दूरी दोगुनी हो जाए तो फिर गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 1/4 होगा, क्योंकि मैं आपको फॉर्मूला बताया कि अपॉन में क्या होता है? r² होता है, यानी कि अपॉन में r² होता है फॉर्मूले में। अगर फॉर्मूले में अगर r की वैल्यू को हम दुगुना कर दें तो r 2 का स्क्वायर 4 गुना यानी कि 1/4। आपको बता दूं f बराबर क्या होता है? f बराबर होता है Gm1m2 बटे r², ठीक है। अगर हम r को दुगुना कर दें तो दुगुने का स्क्वायर यानी कि 4 गुना, तो 1/4 गुना हो जाएगा फोर्स, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, 2 अलग अलग भार वाली वस्तुओं को ऊपर से अगर गिराया जाता है तो कौन सी वस्तु पहले पहुंचती है? दोनों एक साथ पहुंचेंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि 2 ऑब्जेक्ट है, एक 5 किलो का है, एक 6 किलो का है, 7 किलो का, इस तरह से 2-3 दे रखे हैं, तो दोनों को एक साथ छोड़ा गया तो कौन से वाला पहले पहुंचेगा? 5, 6, 7, ये तीनों साथ में पहुंचेंगे। तो सारे ऑब्जेक्ट चाहे इनका कोई भी वजन हो सब एक साथ ही नीचे पहुंचेंगे। आगे देख लेते हैं, चंद्रमा पर किसी मानव का भार पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है? 1/6 यानी कि 1/6, क्योंकि वहां पे जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी वो पृथ्वी की ग्रेविटी का 1/6 है, ठीक है ना, 1/6 है। किसी भी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है, ध्रुव पर होता है मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि वहां पर छोटी जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है। और मिनिमम कहां पे होगा? इक्वेटर पे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक्सरे की खोज किसने की थी? विलियम रॉइंगटन ने, ठीक है, ROETGEN, ठीक है। विलियम रॉइंगटन ने एक्सरे की खोज की थी, ठीक है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का यानी एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक सदिश राशि है, ठीक है। संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग का मात्रक होता है kg मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, गोली चलाने पर बंदूक में पीछे की तरफ धक्का क्यों लगता है? ये किसके हिसाब से होता है? न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से। न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से ये हमें जितना फोर्स आगे लगेगा उतना ही पीछे लगेगा, पीछे की तरफ जाएगा। मान लो इसमें क्या होता है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? हर क्रिया की एक उतनी ही प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उस हिसाब से जितना बल आगे की तरफ लगेगा गोली जाने में उतना ही बल पीछे धक्का लगने में लगेगा। नेक्स्ट है, इम्पल्स का मात्रक क्या होता है? तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ शायद। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं? तो 1 जूल में 10⁻7 अर्ज होते हैं। 1 जूल में 10⁻7 अर्ज होते हैं। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? तो ये डॉपलर इफेक्ट के कारण इसको हम ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। कृत्रिम यानी कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसको हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं? डॉपलर प्रभाव की मदद से। नेक्स्ट है, अपने कक्ष में उपग्रह पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है, वह ऐसा किस कारण कर पाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, अभिकेंद्र बल के कारण यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण क्या है, कोई भी चीजें गोल गोल चक्कर लगाती हैं। जैसे हम अगर बात करें, मान लो हमने एक बीच में रस्सी बांध रखी और पत्थर घुमा रहे हैं ऐसे करके, तो पत्थर ये जो गोल गोल घूम रहा है, ये अगर सेंटर की बात करें तो किस कारण फोर्स लगा रहा है इसमें? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, ठीक है। तो कोई भी चीज गोल गोल घूम रही है उसमें जो फोर्स एक्शन काम करता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। आगे देख लेते हैं, लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है?
तो ये फॉर्मूला है t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। एल है यहाँ पर, t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये फॉर्मूला होता है। तो एल के ऊपर निर्भर करता है क्योंकि जी तो कांस्टेंट होता है 9.8, तो एल के बराबर निर्भर करता है। अगर एल को मैं कह दूं कि मेरी लेंथ 4 गुना हो गई तो टाइम कितना होगा, 2 गुना, वर्गमूल टाइम्स, ठीक है ना। अगर मान लो कह लूँ लेंथ की वैल्यू मैं कह दूं कि लेंथ की वैल्यू मैं 16 गुना कर रहा हूं, तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, है ना। तो अंडर रूट टाइम्स, तो ये फॉर्मूला छोटा न्यूमेरिकल भी बन सकता है, ठीक है। तो जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड अंडर रूट एल के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रखा है लोलक घड़ी यानी कि जो पेंडुलम घड़ी है इनकी गर्मियों में ये सुस्त क्यों हो जाती हैं, यानी कि ढीली क्यों पड़ जाती हैं। तो इनका क्या है कारण, इनकी लंबाई बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है ना। जो भी गर्मी के कारण क्या है, बहुत सी चीज़ें जो लोहे की मेटल की चीज़ें क्या है एक्सपेंड करती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, और ठंडी में क्या है कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। किसी पत्थर को ऊपर उछाला जाए तो वो सबसे ऊंचे बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकें तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी ऑब्जेक्ट, जब उसके बाद लौटना चालू करेगा तो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं, इस पर वेलोसिटी उसकी 0 होती है। नीचे से अगर हम ऑब्जेक्ट को फेंकें तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जब लौटेगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी पसंद आए होंगे। इसी तरह से क्वेश्चंस मैं एक एक वीडियोस में कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। 25-30 वीडियो में हम पूरे साइंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, इसमें साइंस के, उसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम वीडियो में कवर कर रहे हैं, और साथ के साथ PDF भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको रिविजन करने में हेल्प मिल पाए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।